नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज बात करेंगे नवरत्न के बारे में। जी हां, उसी नवरत्न के बारे में जो अब मोदी कैबिनेट में शामिल हो चुकी हैं। वे शक्तियां जो अब नरेंद्र मोदी कैबिनेट की मान बढ़ाएंगी। दोस्तों, इस समय चुनौतियां तो केंद्र सरकार के सामने काफी है, चाहे वो महामारी हो, चाहे वो महंगाई हो। लेकिन कहते हैं कि नियंत्रण के लिए शक्ति बहुत हद तक जिम्मेदार होती है। तो अब इसी नियंत्रण के लिए नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शक्ति शामिल हो गई है। तो आपको बता दें, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में 9 रत्न जो शामिल हुए हैं और इस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब महिलाओं की संख्या 11 हो चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और ग्रामीण विकास मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। तो आज का हमारा विषय भी यही है कि टीम मोदी में 9 रत्न। और जिस तरह से मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ और इसमें महिलाओं को जो भागीदारी मिली, इससे एक बात तो साफ है कि 2024 के मिशन के लिए नरेंद्र मोदी इसी नारी शक्ति के भरोसे जा रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारे साथ स्टूडियो से हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज सर, ये नवरत्न और नरेंद्र मोदी कैबिनेट का विस्तार, दोनों का सामंजस्य और सामने है 2024। 2024 से पहले विवेक, हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ साथ पंजाब का चुनाव है, उत्तरांचल में भी चुनाव होना कई है, विधानसभा गोवा में चुनाव होना है। तो ये सब है। और मुझे लगता है जो नवरत्न आप जिनकी बात कर रहे हैं, जिन तस्वीरों को आप दिखा रहे हैं जी, इसमें 2 और जोड़ दीजिए तो 11 हो जाती है। टीम 11 हो जाती है मोदी की। 11। लेकिन मोदी की टीम 11 बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब कल मंत्रालय का विस्तार हुआ तो उसमें कई सारे नए चेहरों को जगह मिली, जिनको लेकर आज हम बात कर रहे हैं। लेकिन निर्मला सीतारमण, आप देखिए, बड़े बड़े लोगों के विभाग बदल दिए गए। उसमें जयशंकर प्रसाद हो या फिर कईयों की तो छुट्टी भी कर दी गई, रविशंकर प्रसाद हो या फिर प्रकाश जावड़ेकर हो, हर्षवर्धन सिंह हो, बड़े नेता। ऐसा भी लग रहा था क्या इसमें वित्त मंत्री भी प्रभावित होंगी। लेकिन वित्त मंत्री कहें या घर को संभालने वाली, जो एक अपनी भाषा में कहते हैं गृह मंत्री कहें, उनको नहीं बदला गया। और निर्मला सीतारमण के साथ अब उनकी भी जो अलग अलग घर की लक्ष्मी को यथावत रखा गया है। बिल्कुल, घर की लक्ष्मी को यथावत रखा गया है। और उसमें आप देखिए एक और स्मृति ईरानी को बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है महिला बाल विकास विभाग की, क्योंकि बच्चों का संरक्षण, महिला का सशक्तिकरण, ये सब स्मृति ईरानी देखेंगे। और स्मृति ईरानी वही है जिन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को परास्त किया, और अमेठी से जोड़कर आप उत्तर प्रदेश को भी देख सकते हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी गई। अनुप्रिया पटेल एक अलग वर्ष से आती है, पिछला वर्ष से आती, तो उनको जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह हम गुजरात में भी चुनाव होना है, तो गुजरात में भी एक अच्छा खासा नेतृत्व मिला है महिलाओं को। तो कुल मिलाकर जो टीम दिखाई दे रही है, हमें लगता है कि बिल्कुल मनोज सर, हम बात नारी शक्ति की कर रहे हैं और इस समय हमारे साथ नारी शक्ति भी जुड़ चुकी हैं। अर्चना जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस, माया नरोलिया जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा बीजेपी। आप दोनों नारी शक्तियों का बहुत स्वागत है ND24 में। सबसे पहले अर्चना जायसवाल जी, मोदी कैबिनेट का विस्तार हो गया है और अब नरेंद्र मोदी कैबिनेट में 11 केंद्रीय मंत्री हैं। हाँ। तो मैडम, मेरा सवाल सीधा सीधा यही है कि जब UPA 1 UPA 2 की भी सरकार थी, तब भी यही डिमांड उठती थी कि भाई महिला नारी शक्ति को कितना महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। तो नरेंद्र मोदी ने योगदान तो दे दिया है, आप लोगों का क्या रुख है इस पर? देखिए, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि महिला होती है पहले, फिर पार्टियों में जाती है, चाहे भाजपा में जाए चाहे कांग्रेस में जाए, तो महिला शक्तियां बहुत मुश्किल से ऊपर आती हैं। यदि उनको 11 मंत्री पद आवंटित हुए हैं, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा, तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहूंगी कि उनको जो प्रभार दिए गए हैं, चाहे वो शिक्षा का दिया हो, महिला बाल विकास का दिया है, उद्योग का दिया है, मैंने पढ़ा आज, तो उनको उनका काम करने की छूट भी दी जाए। क्योंकि महिलाओं को हम प्रभार तो दे देते हैं, पर तो हम काम करने की और उनकी जो शैली है उनको आगे आना चाहिए। क्योंकि वाकई महिलाओं को जरूरत है कि महिलाओं के लिए महिलाएं आगे आए और उनके हित में कानून बनाएं। तो ऐसे कानून बने कि महिलाएं वाकई सशक्त हों। नहीं तो आज के माध्यम में आप देखिए, महिलाएं सशक्त नहीं हो पा रही हैं, महिलाओं पे अत्याचार बहुत बढ़ रहे हैं।
बेरोजगारी पूरी बढ़ चुकी है। महिलाओं के लिए आरक्षण अलग से हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए, सरकारी गैर सरकारी में, कि इतने प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को नौकरी मिलेगी ही, और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी देखा जाना चाहिए। जब हम उनको पद भी दे देते हैं, बाहर भी लाते हैं, तो जब वो वर्क वाले प्लेस में जाती है तो उनके साथ काफी सारी घटनाएं होती हैं जो आपसे और मुझसे छुपी नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि जिन महिलाओं को बनाए, पहले उनको बहुत बधाई, पर तो उनकी जो शक्ति है, उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है महिलाओं के, वो उनको काम करने की खुली छूट देना चाहिए। सिर्फ नाम के लिए मंत्री नहीं बनना चाहिए, काम के लिए मंत्री बनना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत कम शीर्ष पर महिलाएं हमारी पहुंचती हैं, और कितनी मुश्किल से पहुंचती हैं इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। घर भी संभालना है, अपना सम्मान भी बरकरार रखना है, स्वाभिमान भी अपना बरकरार रखना है, अपने इमेज को भी रखना है, और लोगों के लिए काम भी करना है। तो मैं मोदी जी को कहना चाहूंगी कि जितने भी महिला मंत्री बनाए, उन्हें भरपूर आप उनको अधिकार दीजिए और उनको छूट दीजिए, काम करने की छूट दीजिए, ताकि बहुत ज्यादा महिलाएं सशक्त हो जाएं। बीजेपी से माया नरोलिया जी हैं। माया जी, अर्चना जी को सुन रही थी आप? वो कह रही है कि काम करने की छूट भी मिलना चाहिए। जी, मैं बिल्कुल सुन रही थी। सबसे पहले तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो टीम बनी है, उसमें मातृशक्ति को अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि अर्चना जी बोल रही हैं कि महिलाओं को काम करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। महिलाओं को काम करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता थी, और महिलाओं ने काम करके दिखाया भी है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हो, स्मृति ईरानी जी हो, हमारी अन्य जो भी मंत्री बनी हैं, सारे मंत्रियों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कोरोना काल में भी इतना अच्छा। लेकिन इस समय बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं सरकार के सामने। महंगाई है, महामारी है, आपको लगता है पार पाएंगी? बिल्कुल कर पाएंगी। और महिला मातृशक्ति में वो नेतृत्व क्षमता है जो दोहरी भूमिका का निर्वहन करते हुए भी शासन और प्रशासक के रूप में अपनी कार्यप्रणाली को अच्छी तरीके से सिद्ध करती हैं। महिला जनप्रतिनिधि होकर भी बहुत अच्छा काम करती है। हमारे जितने भी मंत्री हैं, सब मंत्रियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। उनको अनुभव है काम करने का, और पार्टी के संगठन की रीति नीतियों से भारत के आत्मनिर्भर भारत के सर्वांगीण विकास। अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है मैडम, वो बेरोजगारी की है, महंगाई की है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, लेकिन महंगाई अभी नियंत्रण में नहीं हो रही है। नहीं, देखिए, बेरोजगारी वाला जो मामला है, युवाओं को भी रोजगार दिया जा रहा है। कई विभाग ऐसे जहां युवाओं को कोरोना काल में लाखों नौकरियां चली गई हैं। नौकरियों के अवसर भी युवाओं के लिए दिए जा रहे हैं। और मैं सवाल कर रहा हूँ, कोरोना काल में लाखों नौकरियां चली गई हैं इस देश से। हाँ, कोरोना काल में बहुत सी ऐसी चली गई, लेकिन कोरोना काल में जो संकट आया था वो आप दोनों की प्रतिक्रिया पे हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी भी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। मनोज सर, बीजेपी कांग्रेस दोनों को सुना, आपका वक्तव्य? देखिए, निश्चित रूप से सही है, और यदि नरेंद्र मोदी जी ने भरोसा जताया है तो चुनौती तो बहुत है। आप देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो, जैसा आप भी कह रहे थे, बेरोजगारी की, और बेरोजगारी जहां आती है तो महिलाओं को जूझना होता है। महंगाई जहां आती है वह महिलाओं को जूझना होता है, क्योंकि यदि बेरोजगारी बढ़ती है तो परिवार में कितना पैसा आ रहा है, उसके आधार पर महिला अपने घर और परिवार के कामों को चलाती है। इसी तरह महंगाई की स्थितियां हैं, तो निश्चित रूप से बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन जब टीम की गठन हुआ है, नई महिलाओं को मौका मिला है, तो किया इसलिए गया है कि कहीं ना कहीं उसमें सुधार होगा। और वित्त मंत्री जो बनी है, जो पहले से ऑलरेडी वित्त मंत्री है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह से, हमने आपसे कहा शुरुआत में कि हमें ऐसा लगा था कि यार कुछ बड़े मंत्री जो बदले जा रहे हैं, तो क्या निर्मला सीतारमण की जगह भी कोई नया चेहरा होगा। तो भरोसा जताकर एक कई तरह के मैसेज दिए हैं नरेंद्र मोदी जी ने। और आप देखिए, जो महिलाएं आई है उसमें कुछ महिला तो बहुत अच्छी हैं, 2 तो डॉक्टर हैं उसमें जो पढ़ी लिखी MBBS डॉक्टर हैं, बड़ी जिम्मेदारी निभाती रही। एक महिला ऐसी है जो RSS के बड़े नजदीकी रही और लगातार 2 बार से सांसद जीतती रही। या फिर हम मीनाक्षी लेखी की बात करें, जो अपने आप में एक वकील रही हैं, और विदेश मंत्रालय जैसा राज्य मंत्री उनको बनाया गया। तो हमें लगता है तमाम तरह की चीजों को देखा गया, और धीरे धीरे कर जब सरकार में अब नए मंत्री आ गए हैं, तो उम्मीद की जाना चाहिए विवेक कि ये तो वो दौर था एक कोविड का, जब कई तरह के सवाल सरकार पर खड़े हुए और सरकार की नाकामी भी दिखी। सरकार ने इस बात को समझा, लेकिन
बड़ी बात यह होती कि आप किसी भूल को कर रहे हैं, किसी चूक को कर रहे हैं और उसके बाद अपने आप में सुधार कर ले। सुधार नहीं करके सिर्फ अपनी बात करते रहे तो हमें लगता है एक बड़ा सुधार भी हुआ, बड़ा मैसेज भी दिया महिलाओं को जोड़कर नरेंद्र मोदी जी। चलिए मैं अर्चना मैडम से पूछ लेता हूं। अर्चना मैडम, मनोज सर को सुन रही थी आप? मनोज सर का साफ तौर पर यह कहना है कि एक सुधार भी हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई है महिला मंडल को। देखिए, पूरे भारत में 50% महिलाओं का अधिकार है, उसमें भी हमारी 11 महिलाएं अभी बनी कैबिनेट मंत्री। तो जो भी कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा हानि जो हुई है वो महिलाओं को हुई है, क्योंकि महिलाओं की कईयों की तो नौकरी चली गई और नौकरी भी चली गई और प्रताड़ना अलग सही। जितने महिलाओं पे अभी अत्याचार हुए इन दौरान आप ये देखेंगे कोविड कार्यकाल में तो बहुत ज्यादा उसका अत्याचार हुए। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि जो महिलाएं बनी हैं बहुत अच्छी महिलाएं, तो देखो महिलाएं सब अच्छी होती हैं और उनको यदि काम करने का मौका दिया जाए तो बहुत आगे भी जा सकती हैं। अभी चाहे तो अगली बार प्रधानमंत्री फिर से महिला भी बन सकती है। इनकी पार्टी की भाजपा के अध्यक्ष भी ये महिला बना सकते हैं, क्योंकि हमारी कांग्रेस ने तो महिला अध्यक्ष बना दी है ना, प्रधानमंत्री भी बना दी। आपके में तो मैडम महिला अध्यक्ष वर्षों से काबिज हैं। आपके में तो कहा जाता है कि एक परिवार से ही महिला हो चाहे पुरुष हो वो वहीं से बनता है। नहीं, मेरा ऐसा कहना है कि उन लोग का देश के प्रति वो भी तो देखिए कितना उन्होंने त्याग और बलिदान भी तो देखिए। इसने अपना पति खोया ये भी देखिए, इसने अपनी सास का खून का कतरा आखिरी बूंद तक इस देश को निछावर करा वो भी देखिए। यदि बनी है तो हमारे एक महिला जब होती है तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो जब हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उनके यहाँ भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अब महिला बना दे। और माया जी से पूछ लेता हूँ। माया जी, 2024 की बात हो रही थी, क्या महिला प्रधानमंत्री बनेंगी? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद चलता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है। हमारा वरिष्ठ नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व एक परिपाटी है कि परिवारवाद यहाँ बिल्कुल नहीं चलता है और यहाँ पर काम करने वाले को ही महत्व दिया जाता है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है भारतीय जनता पार्टी में। एक छोटे से किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है। एक कामकाजी शहरी घरेलू कामकाजी बहन विधायक बन सकती है, मंत्री बन सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर योग्य अनुभव व्यक्तियों को अवसर देता है और महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में जितना सम्मान दिया जाता है उतना किसी पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें स्थानीय चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण देकर और महिलाओं की एक भागीदारी सुनिश्चित की है। संगठनों हर जगह महिलाओं को महत्व दिया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण मोदी जी की जो ड्रीम टीम बनी हुई है उसमें मातृशक्ति को इतना अच्छा स्थान दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। कांग्रेस के लोग सिर्फ कहते हैं ये महिला को बना रहा है, ये कर रहा है, लेकिन करते नहीं है। भारतीय जनता प्रतिक्रिया पे मनोज सर से मैं जवाब ले लेता हूँ। मनोज सर, माया जी कह रही हैं जी, मुझे लग रहा है कि इस पर प्रतिक्रिया अर्चना जी की भी लीजिएगा। जी जी जी, जैसा अर्चना जी ने कहा जी कि महिलाओं को, लेकिन आप तुलना कीजिए यूपीए और एनडीए सरकार से तो फिर समझ आ जाएगा कि आखिर है क्या। यदि सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और एक महिला के भरोसे ये सब चलता रहे, और अभी तो देख ही रहे हैं कांग्रेस की स्थितियां, हालांकि मैं उन पर कोई सवाल खड़े नहीं करूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी कहती रही, उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। लेकिन ये भी समझने की जरूरत होगी, यदि मोदी जी ने इतनी महिलाओं को स्थान दिया है, बड़े पद दिए, कैबिनेट स्तर के मंत्री है, राज्य मंत्री है, विदेश मंत्रालय जैसे विभाग की राज्य बनाई गई है और भी बड़ी महती जिम्मेदारी सौंपी गई, तो इससे समझना पड़ेगा। आप देखिए, एक तीर कई सारे निशाने मोदी जी ने चल दिए हैं। इसमें आप उत्तर प्रदेश का चुनाव भी देख लीजिए, या फिर हम झारखंड से बड़ी जो अनुप्रिया दूसरी एक महिला है, वो बड़ी नजदीकी मानी जाती थी लालू यादव की, अन्नपूर्णा, उनको जोड़कर एक स्थान दे दिया झारखंड से, उनको शामिल कर लिया। तो आप देखिए, अलग अलग जगह साधने का प्रयास भी किया है, यानी बैकवर्ड से भी महिला है, आदिवासी महिला भी वह दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दलित महिलाओं को भी जोड़ने का प्रयास किया गया है, और बाकी जो वर्ग से आती हुई महिलाएं उनको भी जोड़ा गया। तो आप देखिए, सबको साथ कर एक महिलाओं के प्रति अपना एक वो भी दिखाया नरेंद्र मोदी ने कि हम किस तरह महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आपको याद होगा कि लगातार ये मांग चलती रही है कि 50% महिलाओं का आरक्षण हो, 50% महिलाएं हो, लेकिन क्या ये हो पाया? पर उस तरफ बढ़ने का प्रयास तो हुआ है, तो ये कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा इस चीज। तो कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा। अर्चना मैडम, माया जी कह रही थी कि परिवारवाद बहुत हावी है और एक परिवार विशेष को ही ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ जो परिपाटी है वो तो हम ठीक है, हम जो देख रहे हैं, हमारे यहाँ मीरा कुमार जी को भी बनाया गया, सबको लोकसभा स्पीकर बनाया गया, प्रधानमंत्री भी बनाया गया, पार्टी का अध्यक्ष भी महिला को बनाया गया। मैं ये पूछ रही हूँ, सुमित्रा महाजन जी जो इंदौर की वरिष्ठ हैं,
जब हम राज्यपाल का नाम खोज रहे थे तो हमें लगा सुमित्रा जी भी होंगी, तो यह साइडलाइन क्यों कर दिया जाता है? जब तक काम लेना होता है तब तक महिलाओं से काम लेते हैं और किस दिन गायब कर देते हैं, ये समझ में नहीं आता। तो मेरा कहना है कि महिलाओं को जब अधिकार दिए हैं तो उनको आगे भी लेके आना चाहिए और बड़े लोगों को भी सम्मान मिलना चाहिए, नए लोग को भी लेके आना चाहिए, पुराने लोग को भी सम्मान मिलना चाहिए। अडवाणी जी जैसा भी नहीं करना चाहिए। अर्चना जी, जैसा आप मीरा कुमारी का जिक्र कर रही थी, वो लोकसभा अध्यक्ष बनी, तो क्या उनके बाद कोई स्थान मिल गया? और यदि आप माफ करिएगा, सुमित्रा ताई को लेकर बात कर रही हैं, तो वही एक बड़ा पद तो उनको मिल चुका है ना, लोकसभा जैसा पद मिला, उसकी रही, उसके बाद भी क्या उम्मीद की जाना चाहिए? क्यों नहीं, इसका मतलब आपने जब काम लेना था लिया। और ऐसे जब आप कह रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव है हमने जातिगत समीकरण साधे हैं, तो सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए आपने कि आपको दोबारा जिन राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में फरवरी में चुनाव है, तो उन राज्यों में फिर से भाजपा की सरकार बने, इसलिए आपने जातिगत समीकरण के कारण महिलाएं बनाई है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनाना चाहिए, ना कि सिर्फ वोट की राजनीति के लिए बनाया जाना चाहिए। तो ले लेता हूँ माया जी का। माया जी, अर्चना जी कह रही हैं कि जिन राज्यों में चुनाव है उसके आधार पर ही मंत्री बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है, मंत्री उस आधार पर नहीं बनाए गए हैं। अच्छा, मंत्री अच्छा परफॉर्मेंस हो, नए लोगों को मौका मिले, माताओं को भी मौका मिले। जैसे कि बार बार पार्टी कहती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, तो कहने से काम नहीं चलेगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है कि हमने मातृशक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। मातृशक्ति बहुत अच्छा बेहतर काम करके दिखाएगी। और राज्यों में चुनाव तो एक परंपरा है, चुनाव तो चलते ही रहते हैं, लेकिन सभी वर्ग, पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य हो, दलित हो, एससी हो, एसटी हो, अल्पसंख्यक हो, सभी वर्ग का सामंजस्य, सभी को समाहित करने वाली भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ये क्यों नहीं करती? कांग्रेस को भी करना चाहिए ना ये काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये मैं अर्चना जी से भी पूछना चाहती हूँ। चलिए अर्चना जी जवाब दे दीजिए। मैं यही बताना चाह रही हूँ, आपके सर्व एक ही जन है, नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने जो बना दिया है, ठीक है बना दिया। आप चाहे कितने गान गाइए, आप लोग को कोई भी काम करने का अधिकार नहीं होता है। यदि आप प्रदेश की अध्यक्ष महिला भाजपा की, तो आप देखिए कितने महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों को गड्ढे में रोज गाड़ा जा रहा है। आप क्या कर रही हैं? आपकी तो सरकार है ना केंद्र में और प्रदेश में, आप देखिए कितना महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, कितनी महिलाएं बेरोजगार हो रही है, क्यों नर्सें हड़ताल पे बैठी हैं, क्यों महिलाओं को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, क्यों महिलाओं के साथ धोखाधड़ी हो रही है, कितना अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है। आप 2018 और 2020 के आंकड़े मिला लीजिए, इन कोरोना काल में जितना महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, तो माया जी उनको भी देखिए। सिर्फ गुणगान करने से होता नहीं। माया जी इसका जवाब दीजिए आप। हाँ, मैं इसका जवाब देती हूँ। ये बिल्कुल असत्य है कि कोरोना काल में महिलाओं के साथ, पहले क्या होता था कि महिलाओं पर जो अत्याचार होते थे। सवाल का केवल जवाब दीजिए ना अभी प्लीज। हमें जवाब दे रही ना, उनकी क्या प्रकरण दर्ज नहीं होते थे तो संख्या कम दिखती थी। अब हमारी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थाने खुल चुके हैं। महिला जाती अपनी समस्या रखती, उसकी एफआईआर दर्ज होती तो वो प्रकरण नोट होते, इसलिए आपको आंकड़े इस प्रकार के दिख रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार ने ये प्रावधान रखा है, जो भी हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ दुराचार, व्यभिचार या बलात्कार करेगा तो उसको बीच चौराहे पर फांसी की सजा दी जाएगी। तो आप ऐसा कहना चाह रही हैं कि कांग्रेस समय में नोट नहीं होती थी, रजिस्टर्ड नहीं होती थी शिकायतें? नहीं, रजिस्टर्ड नहीं होती थी, सुनवाई होती नहीं थी। हाँ, नहीं आप आंकड़े कह रही है ना मैडम कि आंकड़े कम लिखे जाते थे हमारे समय लेकिन में। माया जी सवाल ये भी है कि आपने कहा बीच चौराहे पर, खैर ये तो थोड़ा सा अलग मुद्दा हो जाएगा, लेकिन सवाल ये भी है कि अभी तक कितने लोगों को आप फांसी दिलवाने में सफल हो गए। ये जरूर है कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जहां ये तय किया गया था कि जो व्याभिचार या इस तरह के कृत्य में होगा, बलात्कार में, खासकर नाबालिग बच्चियों के साथ, उनको फांसी दी जाएगी। लेकिन मामला तो जाकर अटक गया। कितने लोग अभी तक फांसी मिले बता दीजिए। नहीं, इसके लिए कानून बन गया, मध्य प्रदेश सरकार ने कानून बनाया है और बहुत से लोगों को फांसी का प्रावधान भी हो गया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे इसके बेहतर परिणाम होंगे और फांसी की सजा दी जाएगी। और मैं जो कह रही ना बीच चौराहे पर, मैं तो कहती हर जनता को भी इसका समर्थन करना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों को बीच चौराहे पर सही में फांसी मिलना चाहिए। और इसके लिए हमारी सरकार बिल्कुल प्रयत्नशील है। और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते महिलाओं पर जरा भी कोई भी किसी प्रकार की भी परेशानी आती है तो मैं उन महिलाओं के साथ खड़ी रहती हूँ। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं काम करती हूँ महिलाओं के हित में, उनकी संरक्षण, उनकी सुरक्षा के लिए। तो लगातार महिलाओं के संरक्षण के लिए बीजेपी काम कर रही है। चलिए कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं और उसी सवालों पर अर्चना जी,
माया जी का कहना था कि कांग्रेस के समय में रजिस्टर नहीं होती थी शिकायतें ज्यादा, इसलिए आंकड़े कम होते थे। इनके समय में रजिस्टर होती हैं शिकायतें ज्यादा। इनको सिर्फ ना महिलाओं के वोट चाहिए, इनको अच्छी लच्छेदार बातें चाहिए, महिलाओं के लिए काम करना कुछ नहीं चाहिए। इतने महिलाओं पे अत्याचार है, हम नहीं बोल रहे हैं, आपके मीडिया और पेपर ही बोल रहे हैं। रोज रोज की घटनाएं देख लीजिए। माया जी को खड़े नहीं रहना है, उनके लिए काम करना है। कितनी महिलाओं के पास वो जाती, पूरे प्रदेश में भी जो चीज चल रही। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष थी, ऐसा कोई जिला नहीं था कि कोई महिला के साथ कुछ अत्याचार हो। विदिन आधे घंटा में वहां पर महिलाएं पहुंच के भाई उसके कंधे पे हाथ रख के हमको ये बताने की हम आपके साथ हैं। सरकार भाजपा की काफी सीनियर नेता हैं, कमलनाथ साहब की सरकार थी 1.5 साल की, कोई बड़े निर्णय लिए गए हों उस समय महिलाओं के लिए? क्या चीज? कमलनाथ साहब की सरकार थी 1.5 साल, कोई बड़े निर्णय लिए गए हों उस समय महिलाओं के उत्थान के लिए? कि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय दुगना करा गया। जो जिन लोग आप सुरक्षा पे बात कर रही हैं, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर बताइए कुछ। आप देखिए, सब जगह बोला गया था महिला खाना अलग से बने, महिला खाने में उनके बैठने की व्यवस्था अच्छी हो, और ज्यादातर महिलाओं की जो पुलिस में भर्ती की जाए, और उनके अधिकार के ऐसे कानून बनाएगी कि उनको अधिकारों की सुरक्षा मिले। आंगनवाड़ियों वाली जो महिलाएं, उनका भी मानदेय दुगना करा गया, उनको सशक्त कराया गया। परंतु हमने ऐसा नहीं करा कि कई जगह ऐसा बोला गया भाजपा में कि उनको सशक्त करना है तो उनको बंदूक का लाइसेंस दे दीजिए, तो उनको और अपराधी बना दें। महिलाओं को ऐसे सशक्त नहीं करना है, उनको उनके अधिकारों से सशक्त करना है महिलाओं को। भाई अब इनकी भाजपा की सरकार प्रदेश में है, भाजपा की सरकार केंद्र में है, तो अब हम पे आरोप लगाना ये छोड़े, ये लोग काम करें। इनके पास 1.5 साल पता है, आने वाले 2023 में फिर कांग्रेस की सरकार आने वाली है। तो माया जी महिलाओं के लिए काम करिए, महिलाओं से वोट बहुत ले लिया आप लोगों ने, अब उनके लिए काम करिए। और मोदी जी को धन्यवाद देती, उन्होंने महिलाएं बनाई, 11 महिलाएं बनाई है। वो जिस डिपार्टमेंट की है, उन डिपार्टमेंट से महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, उनको रोजगार दिलाया जाए, अपने पैरों पे खड़ा करा जाए और उनकी सुरक्षा की जाए। जी मनोज सर, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे दोनों बीजेपी कांग्रेस दोनों को सुनकर? देखिए, हमेशा महिलाओं को लेकर सबके अपने वो रहा करते हैं। कांग्रेस अपने दावे करती है, बीजेपी अपने दावे करती है, लेकिन आज हम बात कर रहे थे जो 9 रत्न जिनको लेकर आप चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं, और 11 कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र में अब जो नई सरकार है, उस सरकार की 11 महिला मंत्री है। लेकिन क्या महिला मंत्रियों को सिर्फ मंत्री बनाने मात्र से काम हो जाएगा? ये देखना पड़ेगा कि किस जगह आखिरकार जो जिम्मेदारियां दी गई अलग अलग तरीके से। जैसे हम बात कर रहे थे, मीनाक्षी जी के पास हमने देखा कि विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, अनुप्रिया पटेल को अलग तरह की जिम्मेदारी दी गई है, या जो नई कुछ महिलाएं जुड़ी है, त्रिपुरा से जो सामने आई है उनकी बात करें, या फिर गुजरात से जो सामने आई उनकी बात करें, तो ये मंत्रालय देना एक अलग मुद्दा है, लेकिन क्या उस खुलेपन से वो काम कर पाएंगे, ये बड़ी चुनौती है। और हमें लगता है कि इन सब को एक अलग तरह से जो जिम्मेदारी सौंपी गई, उस जिम्मेदारी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी की सरकार कम से कम जब 2023 या 24 की तरफ बढ़ रहे होंगे तो एक मैसेज दे पाएगी कि इसलिए हम 11 मंत्रियों को अपने साथ जोड़े थे, महिला मंत्रियों को हमने जिम्मेदारी भी दी, और वो किस तरह अपना काम कर पाई, और उसी परफॉर्मेंस के आधार पर आगे मौका भी मिलेगा। उसका उदाहरण है स्मृति ईरानी। भले आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन यदि अमेठी में उनको चुनाव लड़ाया, जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा वहां जाकर वो खड़ी हुई है, और चुनाव हारना जीतना एक अपनी जगह होता है। हालांकि जीत कर भी आई, पहली बार हारी, दूसरी बार फिर उन्होंने राहुल गांधी जैसे नेता को हरा दिया, तो पुरस्कार मिला है। महिला बाल विकास जैसा बड़ा मंत्रालय अब उनके पास मिल गया। इसी तरह हम बाकी महिलाओं की बात करें तो दिलचस्प बात यह है कि पहली बार इतनी महिलाओं की संख्या दिखाई दे रही है, और क्या इस संख्या को उस तरह का लाभ आगे चलकर मिल पाएगा, या महिलाओं के लिए महिला को कैसे आगे बढ़ाना, ये मैसेज एक भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार दे पाएगी, ये बड़ा सवाल। बिल्कुल, ये काफी बड़ा सवाल है। तो माया जी, मनोज सर को सुन रही थी आप, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, और लगातार जवाब आपसे यही लिया जाएगा कि भाई इन चुनौतियों को किस तरह से सामना करेंगी, खासतौर से ये जो नए राज्य मंत्री बनी है, वो जो हमारी बहनें मंत्री बनी हैं वो पूरी तरीके से परिपक्व हैं, और आने वाले समय में महिलाओं के हित, उनके संरक्षण के लिए, और उनका जो विभाग मिला है उसमें उनका बेहतर परफॉर्मेंस होगा, और आपको आने वाला समय बताएगा। क्योंकि जो मंत्री बनना एक अलग बात है कि बहनों को बना दिया, लेकिन मातृशक्ति में उतनी क्षमता है, वो अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी निर्भयता के साथ काम करके दिखाएंगी। चलिए, तो देखना होगा कि किस तरह से ये नया मंत्रिमंडल, खासतौर से नारी शक्तियां एक महत्वपूर्ण काम करेंगी। बहरहाल बीजेपी कांग्रेस से हमारे साथ अर्चना मैडम और माया मैडम, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आज बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी कैबिनेट के विस्तार की उन नारी शक्तियों की जिनके कंधों पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि महामारी भी है, महंगाई भी है, किस तरह से पार पाएंगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो फिलहाल के लिए आईएनडी स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आईएनडी 24। नमस्कार।